हेलो गाइस, आई वेलकम यू वंस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीपोजिशंस को इन दिनों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हम प्रीपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है। पहले हम बाय के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बाय के मतलब इसके मतलब थोड़ा जानने की कोशिश की थी कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम पे, और उसके बाद हम आ जाएंगे जो हमारे प्रपोजशंस ऑफ ये डायरेक्शन है, तो उन पे आ जाएंगे, उन पे बात होगी इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रपोजिशन है हमारे पास, तो वो है बाई का प्रपोजिशन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जो बाई हमारा होता है इस्तेमाल, वो प्रपोजिशन कब इस्तेमाल होता है? जब हमें डिस्क्राइब करना होता है, जब हमें दिखाना होता है एजेंट ऑफ एन एक्शन। जी हाँ। तो जब आप एजेंट ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला, कौन काम करने वाला है, जब आपको यह दिखाना हो तो बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, द बियर वॉज किल्ड बाय अ हंटर। तो जहां पे जो काम करने वाला है तो वो कौन है? हंटर है, तो एजेंट है ये। तो इस एजेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है। जी हाँ। तो इसके बाद हमारे में जो बाय का इस्तेमाल होता है वो कहां पे होता है? वो इस्तेमाल होता है अगर आपको कोई सोर्स दिखाना हो। जैसे एग्जाम्पल में है, ही गोज टू कॉलेज बाय बस। वो कहां जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। लेकिन सोर्स क्या है? यहां पे प्रीपोजिशन टू भी है, लेकिन मैं इसके बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि ये डायरेक्शन में आ जाएगा फिर बाद में। हाँ, इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इस बाय के बारे में। तो प्रीपोजिशन टू भी है यहां पे, और यहां पे प्रीपोजिशन बाय भी है। तो बाय जो प्रीपोजिशन यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जा रहा है कॉलेज। किससे जा रहा है? उसका सोर्स क्या है? तो ये बस है यहां पे, ये सोर्स है यहां पे। तो ये सोर्स दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? तो बाय का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो चीज ये बाय इस्तेमाल जिसके लिए होती है, तो वो क्या है? ये टाइम दिखाता है। लेकिन कौन सा टाइम? तो ये टाइम जो दिखाता है वो है एंडिंग टाइम। यानी मान लो मैं आपको कोई काम देता हूं। आप में से मुझे कोई बोलता है, मैं ये कर लूंगा, आई विल डू इट बाय टुमारो। तो मैं ये कर लूंगा कल। इसका मतलब कि जो कल का समय है, ये टुमारो जो है यहां पे किस सेंस में है? यहां पे तो एंडिंग सेंस है। हाँ, मेरा जो काम है वो कल खत्म होगा। तो खत्म होने के बाद जो आपका वो जो यहाँ पे टाइम है वो एंडिंग टाइम है। तो ये एंडिंग टाइम जो है ये दिखाने के लिए प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाएंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम पे। तो गाइस, यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो बहुत सारे होते हैं। जैसे इन है, ऑन है, एट है, बाय है, सिंस है, फॉर है, ड्यूरिंग है। क्योंकि प्रीपोजिशंस को मैंने पहले ही आपको बोला है कि इनके बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम में भी पूछे जाने के ये इनके अलग अलग तरीके हैं। तो इस हिसाब से हम भी इनको अलग अलग तरीकों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह इनका एक इस्तेमाल होता है, दूसरी जगह दूसरा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, वो बहुत सी चीजें हमें दिखाते हैं। जो रिलेशनशिप हमने पहले ही इनके बारे में जाना था कि ये रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो वो रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं? तो जैसे कि लोकेशन होती है, उसमें इन, ऑन, एट इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन होती है, इन, इनटू, ऑन टू, टू और टुवर्ड इस्तेमाल होता है। टाइम हमें दिखाता है, तो इसमें इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस आता है। इसी तरह जब फॉलो होगा प्रेपोजिशन से, जब हमारा वर्ब होगा फॉलो बाय प्रेपोजिशन, तो उसको फिर हम बाद में बोलते हैं, ये बनता है फ्रेजल वर्ब। जब कोई प्रीपोजिशन फॉलो करेगा किसको? वर्ब को। या कोई एडवर्ब भी जब फॉलो करता है किसी वर्ब को, तो तब हम उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है। तो यहां पे हमें यह देखना है कि जो वर्ब है उसको फॉलो किया होगा किसी प्रीपोजिशन ने। जैसे एट होता है, जैसे फॉर होता है, जैसे विद होता है, जैसे हम कॉल एट बोलते हैं या कोई और चीज बोलते हैं, तो वो फिर बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और उन इसके बाद जो ये प्रीपोजिशंस है वो और एक तरह के रिलेशनशिप भी दिखाते हैं, वो है स्पैटियल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें बिटवीन आता है, एमंग आता है। तो इन दोनों के बारे में हमने तो जान लिया थोड़ा सा। तो अक्रॉस है, इसमें अलोंग है, बिहाइंड है, थ्रू है। तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं, तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसा मैंने यहां पे दिया था कि हमें आज जो पढ़ना है वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में पढ़ना है, तो इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर एग्जाम्स में आपको दो तरह की टाइमिंग्स पूछी जा सकती है। जैसे आपको एग्जाम्स में, या तो मैंने, आप यहां पे देखें वीडियो में, मैंने एक तो घड़ी ली है और एक यहां पे कैलेंडर लिया है, और कुछ यहां पे मैंने और एक चीज ली है, इनको हॉलीडेज। इन हॉलीडेज को
बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इन दो चीजों पे आएंगे। क्या है? एक है यहां पे टाइम। तो कोई भी टाइम, ये घड़ी जो है यहां पे हमारी, तो ये घड़ी हमें कुछ चीजें दिखा सकती है। क्या दिखा सकती है? ये हमें आवर्स दिखा सकती है, ये हमें मिनट्स दिखा सकती है, ये हमें सेकंड्स दिखा सकती है। तो कोई भी टाइम जो होगा जो घड़ी से रिलेटेड होगा, तो एग्जाम्स में कोई भी टाइम अगर आता है, किसी एग्जाम्पल में वहां पे किसी क्वेश्चन में आता है कि उसमें टाइम आता है लेकिन घड़ी से रिलेटेड आता है, क्लॉक से रिलेटेड आता है, तो उस टाइम के लिए जो प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे वो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे है, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं -10 AM, तो एट आएगा यहां पे भी। क्यों? क्योंकि जो ये 10 AM है ये पर्टेन करता है किसके साथ? जो घड़ी की टाइमिंग है उसके साथ। तो जब भी आपको कोई भी टाइमिंग दी गई हो किसी भी क्वेश्चन में जो घड़ी के साथ हो, जो घड़ी में टाइमिंग्स है उनके साथ वाबस्ता हो, तो आप निश्चिंत होकर एट का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह अगर हम यहां पे देखें जो हमारा कैलेंडर है, तो कैलेंडर हमें क्या क्या दिखा सकता है? कैलेंडर हमें ईयर्स दिखा सकता है, कैलेंडर हमें मंथ्स दिखा सकता है, कैलेंडर हमें डे भी दिखा सकता है, और ये हमें डेट्स भी दिखा सकता है। तो कैलेंडर हमें चार चीजें दिखाता है, ईयर्स दिखाता है, मंथ्स दिखाता है, डेज दिखाता है, डेट्स। अगर ये वहां पे एग्जाम्स में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिसमें ईयर का कॉन्सेप्ट हो या जिसमें मंथ का कॉन्सेप्ट हो, अगर ईयर का कॉन्सेप्ट हो उसमें या मंथ का कॉन्सेप्ट हो, तो उसमें आप जाके इन का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके आएंगे। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल में दिया है, आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड। नेवर से आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, तो ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, इट वाज नॉट एब्रोगेटेड, इट वाज रिपील्ड। तो आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड इन 2019। तो ये 2019 यहां पे क्या है गाइस? तो ये 2019 जो है ये हमारा ईयर है, तो कैलेंडर से रिलेटेड है, ईयर है। इसलिए जब भी आपको एग्जाम किसी भी क्वेश्चन में कोई ईयर का कॉन्सेप्ट दिखेगा, चाहे 2019 हो या कोई भी ईयर दिया हो, तो जब भी आपको ये लगा कि यहां पे ईयर है, हां ठीक है, तो आपको किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है? इनका इस्तेमाल करना है। इसी तरह गाइस, अगर आपको किसी मंथ का ये कॉन्सेप्ट दिया हो आपकी एग्जाम्पल में, आपके किसी क्वेश्चन में, जैसे डैश अगस्त आई विल गो टू दिल्ली, तो मैं अगस्त में कहां जाने वाला हूं? मैं दिल्ली जाने वाला हूं। तो ये अगस्त क्या है? ये अगस्त एक मंथ है, तो कैलेंडर से पर्टेन करता है लेकिन मंथ है, तो ईयर हो या मंथ हो, तो यहां पर भी इनका ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर यही जो यहां पे कैलेंडर के साथ और दो चीजें होती हैं, एक होता है डे और होती है डेट। अगर ये डे या डेट इसके साथ वाबस्ता होगी, अगर इस डेट या डे के बारे में पूछा गया हो, तो ये मैंने कल भी आपसे बोला था कि उस समय आपको क्या करना है? ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे आई विल मीट यू ऑन संडे, तो ये संडे जो है ये डे है, तो आप यहां पे निश्चिंत होकर क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो संडे है वो एक क्या है? डे है। इसी तरह अगर डेट भी होगा तो उसके लिए भी आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए भी आप ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर एग्जाम्स में आपको हॉलीडेज के बारे में बताया गया हो, जैसे कि क्रिसमस है हमारा, तो उसके साथ भी आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? उसके साथ एट इस्तेमाल करेंगे, एट क्रिसमस। या कोई बोल लेता है वीकेंड पे, ठीक है, तो उसके आई एम एट वीकेंड, हाँ मैं वीकेंड पे हूं, ठीक है, तो वहां पे भी जाके आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एट वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये था किसके बारे में? ये था प्रीपोजिशन, एक तो गाइज एट के बारे में, और यहां पे एक था इन के बारे में। तो ये कहां कहां पे और इस्तेमाल होती हैं? तो दोनों जो हैं ये हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम थे, यहां पे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम थे। इसके बाद आगे चलते हुए हमारा यहां पे और एक पेयर दिया हुआ है, बहुत ही एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये भी हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, एक है सिंस और एक है फॉर, और काफी इंपॉर्टेंट है, और समझने की कोशिश कीजिएगा इन दोनों को, क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये भी। तो सिंस कहां पे इस्तेमाल होगी? सिंस हमें दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम। इसी तरह फॉर अगर देखेंगे, फॉर हमें दिखाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे दो टर्म्स निकल के आई, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों को हमें पहले समझना है। आप सिंपल से याद रखिएगा, जब भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ हो, आप सिंपल से याद रखिएगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है
और पीरियड ऑफ टाइम है, अगर आपको कैलकुलेट करके दिया हो जैसे कि यहां पे है 3 आवर्स तो कैलकुलेटेड है, 4 मंथ्स तो कैलकुलेटेड है, 1 ईयर तो कैलकुलेटेड है। अगर आपका कोई भी टाइम आपके एग्जाम्पल में, आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसे हो जो कैलकुलेटेड हो, तो ये आप जान लीजिए कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ फार का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में है, ये यहां पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहां पे मैं क्या कर रहा था, मैं पानी दे रहा था पौधों को। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स डैश मॉर्निंग। तो ये सॉरी गाइस, ये सिंस का इस्तेमाल है यहां पे। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। तो यहां पे जो 2 आवर्स है यहां पे हमारा, ये 2 आवर्स हमारा कैलकुलेटेड टाइम है। तो कैलकुलेटेड टाइम है गाइस। तो ये कैलकुलेटेड जब भी आपको टाइम दिया हो तो उस समय आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। अगर ये टाइम कैलकुलेटेड नहीं हो, अगर ये टाइम कैलकुलेटेड ना हो, जिसमें न्यूमरल ऐसे ना आया हो, 3 ना आया हो, 4 ना आया हो, 1 ना आया हो, या कुछ भी ऐसा ना आया हो, तो आप मानेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम उस समय ये कंसिडर किया जाएगा और उस समय आपको इस्तेमाल करना है इसके साथ सिंस। जैसे यहां पे है, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग क्या है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड नहीं है। मतलब कैलकुलेटेड कहना, हाँ मैं पानी दे रहा था पौधों को, कब से, मॉर्निंग से। ये क्या पता है कि ये आज की मॉर्निंग थी या कल की मॉर्निंग थी, तो ये कैलकुलेटेड टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसी तरह मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मिडनाइट हो, डान हो, डस्क हो, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। यानी ये हमारा कैलकुलेटेड टाइम नहीं रहता। जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करना है, और जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करना है। यहां पे और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है, जब भी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल करना होगा, तो आप देखेंगे गाइस, वहां पे मोस्टली जो आपका उस समय जो आपका सेंटेंस होगा वो किस में होगा, वो उसने दिया होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हां, तो टेंसेस जो उसने दी होगी उन सेंटेंसेस की, तो वहां पे उसने दी होगी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन कोई ना कोई इन तीनों टेंसेस में से देगा ही देगा, क्योंकि सिंस और फार यहां पे जब इस्तेमाल होते हैं तो परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पे है, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। तो हैव हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इससे प्रेजेंट बनता है, बीन से परफेक्ट बनता है, और वाटरिंग से कंटिन्यूअस। तो यहां पे आईएनजी है हमारा, तो कंटिन्यूअस बना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां पे भी है। इसी तरह आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट, तो इस वाले में भी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। तो लेकिन यहां पे जो मॉर्निंग है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है यानी कैलकुलेटेड है, मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पे कैलकुलेटेड ऑलरेडी ये टाइम है, तो उसके लिए फार का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी थी कि ये उस समय किस में दिया होगा, मोस्टली ये उस समय दिया होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पे और एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। वी हैव बीन, हां हम क्या कर रहे हैं, हैव बीन लर्निंग, हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशंस। तो कितना समय हुआ हमें सीखते हुए प्रेपोजिशंस, डैश 3 डेज। तो यहां पे भी ये 3 डेज हमारा कैलकुलेटेड है, तो यहां पे कैलकुलेटेड आया, तो यहां पे आप क्या आएगा प्रेपोजिशन, तो फार का प्रेपोजिशन यहां पे भी आएगा। तो इसी तरह अगर और एक एग्जांपल में देखेंगे, वी हैव बीन लर्निंग, हां हमें सीखते हुए हमने शुरू किया, वी हैव बीन लर्निंग, हमने सीखना शुरू किया, कब, यहां पे 2018 लिखा हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला, एक तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होता है, दूसरा कि ये स्टार्टिंग टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने कब शुरू किया होगा, फिर हमने शुरू किया होगा 2018 में। तो हमने कब से शुरू किया होगा, फिर पढ़ना 2018 में। तो ये स्टार्टिंग टाइम जो है, इसको दिखाने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस और फार के बारे में थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, और यहां पे और एक चीज है, ये स्टार्टिंग टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। फार जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम होता है जो कैलकुलेटेड होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम होता है जो कैलकुलेटेड नहीं होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, डॉन, डस्क एटसेट्रा। इसी तरह आगे चलेंगे।
तो यहां पे हमारा फॉर का और एक यूज दिया हुआ है, जो हमारा फॉर प्रीपोजिशन है ये और जगह इस्तेमाल होता है ऐसे जब ये पर्पस बयान करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहां पे देख लेता हूं, माई हार्ट बीट्स फॉर यू। तो कारण क्या है? तो कारण क्या है मेरे हार्ट के बीट करने का? हाँ, आपके लिए बीट कर रहा है, तो पर्पस यहां पे बयान कर रहा है। तो पर्पस जब आपको दिखाना होगा तो वहां पे भी आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? वहां पे भी आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये इस्तेमाल होता है फॉर का प्रीपोजिशन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज आपको किसी के बदले में मिल रही है, आपको किसी के बदले में कोई चीज मिल रही है, तो उसके लिए भी आप फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल गिव यू माई बुक्स, मैं आपको अपनी किताबें दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे जनाब? आप मुझे बदले में देंगे 100 रुपीज ईच, हर किसी किताब का 100 रुपया देंगे। तो ये यहां पे एक्सचेंज है। तो यहां पे आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको क्या दी? बुक्स दी। तो ये एक्सचेंज जब आपको दिखाना होगा तो उस समय भी आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपको रीजन दिखाना हो, तो रीजन जब भी आएगा तो रीजन आपको दिखाना है तो फिर उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पे एग्जांपल में है, सिंस आई वाज टेकन इल, तो रीजन क्या था? आई कुडंट कम, मैं नहीं आ पाया। यहां पे दिया हुआ है आई कुडंट कम, मैं नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? हाँ, वजह क्या थी उसकी? सिंस, हाँ, उसका जो रीजन था आई वॉज टेकन इल, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। तो ये इसका रीजन है, कारण बता रहा है कि मैं क्यों नहीं वहां गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार पड़ा था। तो ये रीजन जब आपको दिखाना होगा तो एग्जाम्स में ऐसे जब आएगा कि रीजन वहां पे ये एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो आपको कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है? सिंस का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। तो गाइस थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग भी है इन प्रीपोजिशंस के बारे में जो ये जानना। तो उसके बाद हमारे पास जो प्रीपोजिशंस की और एक पेयर आ जाती है, तो ये हमारे पास यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जो हमें दिशा बताते हैं। तो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन उनको हम कहते हैं यहां पे। तो अगर इस प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को हम ले लें, इसमें सबसे पहला जो हम लेंगे वो टू का प्रीपोजिशन है। तो ये टू जो है यहां पे, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन कौन सी डायरेक्शन? अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे, ये डायरेक्शन किसी शख्स के की तरफ भी हो सकती है और ये डायरेक्शन किसी प्लेस की तरफ भी हो सकती है। तो दोनों डायरेक्शन, चाहे किसी शख्स की तरफ हो या किसी प्लेस की तरफ हो, तो ये डायरेक्शन जब आपको दिखानी हो तो आप उस समय आप इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन टू का। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं जा रहा हूं कहां? टू दिल्ली। तो ये जो मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं। यहां पे दो वजह से इस्तेमाल हुआ है टू। क्यों इस्तेमाल हुआ है? एक तो ये है कि ये डायरेक्शन है, एक किसी दिशा में मैं जा रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, दिशा में जा रहा हूं तो टू आएगा। लेकिन फिर भी टू इसके अलावा और भी कुछ होगा। और जो मैं ये दिल्ली जा रहा हूं गाइस, तो मैं तो या तो बस से जाऊंगा, या तो ट्रेन से जाऊंगा, या तो एरोप्लेन से जाऊंगा। लेकिन इन सारी चीजों की जो मोशन होगी वो लीनियर होगी। तो जब भी कोई चीज कहीं से, सपोज एक कोई चीज पॉइंट ए से जाके पॉइंट बी पे जाती है, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो कैसे जाती है कि वो अगर ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, तो जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है ऑलवेज, वो क्या होती है? वो लीनियर होती है। तो अगर ये मोशन लीनियर है तो उस लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं दिल्ली गया हूं, जब मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा या एरोप्लेन से। तो बस जो चलेगी वो भी लीनियर मोशन में चलेगी, वो थोड़ी ना ऐसे ऐसे चलेगी, तो लीनियर मोशन में चलेगी। या ट्रेन भी है जो है वो लीनियर मोशन में चलेगी। तो जब लीनियर मोशन होगी और डायरेक्शन होगी, तो तब आप इस्तेमाल कीजिएगा प्रीपोजिशन टू, जैसे इस एग्जांपल में मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले ही मैंने बोला कि ये जो डायरेक्शन है ये किसी पर्सन की तरफ भी हो सकती है और प्लेस की भी। तो यहां पे जो दिल्ली वाला था, ये तो है हमारा, ये दिल्ली, ये हमारी प्लेस थी, तो इसीलिए यहां पे प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल हुआ। अब दूसरी एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। आई एम गिविंग दिस पेन, मैं ये पेन दे रहा हूं टू हिम, किसको दे रहा हूं? हिम। तो हिम कौन है? कोई पर्सन है। सपोज ये हिम जो है राम ले लेते हैं, तो राम यहां पे पर्सन है। तो आई एम गिविंग दिस पेन, मैं ये पेन दे रहा हूं किसको? हिम। हिम तो कोई शख्स होगा, तो राम फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं
तो मेरे पेन की जो ये देने की दिशा किसकी तरफ है, एक पर्सन की तरफ है, तो ये पर्सन यहां पे है, तो ये पर्सन की तरफ जब कोई चीज देनी हो तो ये पर्सन की तरफ डायरेक्शन दिखानी हो तो टू का उस समय इस्तेमाल कीजिएगा। और एक चीज इसमें, और यहां पे एक और पॉइंट नोट करने की जरूरत है, वो ये है कि जो ये डायरेक्शन दिखाता है, जो ये टू है डायरेक्शन तो दिखाता है, लेकिन कौन सी वाली, क्योंकि मैं तो ऐसे भी बोल सकता था, मैं तो बोल सकता था आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, तो मैं तो ये भी कह सकता था आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। तो मैंने टुवर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मैंने यहां पे आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखा तो यहां पे आई एम गोइंग टू दिल्ली मैंने लिखा, तो ये दिल्ली जो है मेरा नून डेस्टिनेशन है, ये मेरा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है। तो जब मैं चला, तो ये सब्जेक्ट है आई, यहां पे मैं चला दिल्ली की तरफ चला, तो मेरा नोन डेस्टिनेशन है। तो जब ये नोन डेस्टिनेशन होगा तो उस समय हम बोलते हैं मुझे टू जाना है। अगर मेरा डेस्टिनेशन नोन नहीं है तो उस समय बोलेंगे टुवर्ड्स, जैसे मैंने यहां पे दिया है, आप देखिए यहां पे अगर मैं ऐसे बोल लूं, अगर मैं ऐसे बोल लूं, ये टुवर्ड का इस्तेमाल यहां पे मैंने दिया है, अगर हम ए से बी की तरफ चलेंगे, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब यह हुआ कि आई ए अराइव्ड एट बी, यानी मुझे, मैं कहीं भी जाऊं, बीच में कहीं भी जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, लेकिन मैं यहां पहुंचूंगा, कहां, बी तक, ठीक है। तो ये मेरा नून डेस्टिनेशन यहां पे बना। तो जब डेस्टिनेशन नून होगा, स्पेसिफिक होगा, तो टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं ए टुवर्ड्स बी, ए टुवर्ड्स बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ए इज ऑन द वे टू बी, इसका मतलब ये पहले यहां ये बी तक नहीं पहुंचेगा, ए इज ऑन द वे टू बी, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ये बी तक ना भी जाए तो कहीं दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कि यहां पे दिया है ए टू दिल्ली, एग्जाम्पल और एक समझने के लिए, ए टू दिल्ली, तो ये दिल्ली जो मेरा इस यहां पे इस वाली एग्जाम्पल में है, ये नून है, तो मैं जा रहा हूं ए से दिल्ली की तरफ, तो ये नून है मेरा, इसीलिए टू का इस्तेमाल किया है। अगर मैं ऐसे बोलूं ए टुवर्ड्स दिल्ली, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं जा सकता हूं ए टुवर्ड्स दिल्ली, इसका मतलब मैं हूं ऑन द वे टू दिल्ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये भी मतलब है कि मैं वहीं से टर्न करके हिमाचल चला जाऊं। तो ये फर्क होता है टू और टुवर्ड्स में, यानी जब आपको डायरेक्शन, जब आपकी हो वो स्पेसिफिक हो, जब आपकी डायरेक्शन नून हो, तो आप कहेंगे मैं जा रहा हूं टू, और लीनियर मोशन इसमें आएगा। और अगर आपको ये डायरेक्शन जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी नून नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो उस समय हम क्या करेंगे इस्तेमाल, उस समय टुवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे एग्जाम्स में आता है, अगर वहां पे इस तरह आता है कि ऐसी एग्जाम्पल्स आती हैं, तो उनमें टू का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम यहां पे आ जाएंगे, तो जो टू है हमारा, ये और जगह इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको, ये एज एन इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होता है, एज एन इन्फिनिटिव। तो ये जानने की चीज है, ये इन्फिनिटिव हम किस चीज को बोलते हैं, इन्फिनिटिव हमारा एक क्लास होता है, ये वर्ब होता है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो कैसे बनता है इन्फिनिटिव, हमारा टू होता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो किस लिए हम बनाते हैं इस इन्फिनिटिव को, जैसे हमारा है टू प्ले, तो यहां पर प्रीपोजिशन टू है, और इसके बाद प्ले जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन कौन सी फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, यहां प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमें देता है इन्फिनिटिव। जैसे कि यहां पे टू प्ले है, यहां पे टू स्मोक है, टू कीप है, टू नो है, तो ये एक्शन वर्ब्स के साथ भी आता है, नॉन एक्शन के भी साथ। कई कबार आपको बोल लेते हैं कि खाली एक्शन वर्ब्स के साथ आ जाता है, लेकिन वैसी बात नहीं है, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, एक्शन वर्ब के साथ भी, नॉन एक्शन भी। तो एक्शन वर्ब हम किस चीज को बोल लेते हैं, एक्शन वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें आपको फिजिकल एक्शन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बोलेंगे बीट, तो जैसे आपको किसी को मारना है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने उसको बीट किया, आपने ऐसा बोला बीट, आपने जुबानी बोला बीट, तो उसको आपने मार दिया, ऐसा नहीं है, आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा, आपको उसको मारना पड़ेगा, तो तब जाके ये बीट होगा। इसी तरह प्ले, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्ले तो बस हो गया, आपने एक वर्ड कह दिया तो प्ले हो गया, नहीं, इसके लिए तो कोई गेम होना चाहिए, उसके लिए आपको फिजिकल कोई एक्सरसाइज करनी होगी, करनी पड़ेगी। तो जिसमें फिजिकल एक्शंस डिमांड होती है उनको बोलते हैं एक्शन वर्ब्स, और जिनमें फिजिकल एक्शन की डिमांड नहीं रहती, उसकी दरकार नहीं रहती, उनको बोलते हैं हम नॉन एक्शन वर्ब्स। जैसे मैं आपको बोल लूं थिंक करना, हम सोचते हैं, तो कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं तो सोचते हैं,
तो इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई तब तक नहीं सोच सकता जब तक कि वो इधर उधर ना घूमे। अंडरस्टैंड हम करते हैं, हम कोई चीज समझ लेते हैं, हमें समझने के लिए थोड़ी ना ऐसा कोई चीज जरूरत है कि हम इधर उधर पहले बढ़ के तभी जाके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें कोई चीज हम भूल जाते हैं, फॉरगेट करते हैं, तो इसमें थोड़ी ना किसी ऐसी चीज की जरूरत है, किसी फिजिकल एक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें क्या है, इनमें मेंटल सेंटीमेंट यानी जो हमारा जहनी तवाजुन है उसका काम होता है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। तो चाहे एक्शन वर्ब्स हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब्स हो, तो दोनों में क्या होता है, दोनों वर्ब्स को कैसे हम बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव बना, तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए तो हमारा इन्फिनिटिव बन के आएगा। हम क्यों इसको बनाते हैं, क्योंकि ये यूज ऑफ प्रीपोजिशन टू है, तो हम कैसे बनाते हैं प्रीपोजिशन टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो निकल आता है ये हमें क्या देता है, ये कौन सी चीज एक्सप्रेस करता है, फिर बाद में ये एम को एक्सप्रेस करता है, ये पर्पस को बयान करता है या ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, तो ये यहां पे इन्फिनिटिव है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है यहां पे नो, और यहां पे जो टू है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, तो यहां पे ये इन्फिनिटिव बना, टू प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह आई वांट टू सी यू, तो यहां पे भी आई वांट, मैं चाहता हूं क्या आपको देखना, आई वांट टू सी यू, तो यहां पे आप देखें टू सी जो हमारा है यहां पे भी ये इन्फिनिटिव है। तो टू का ये भी यूजेज रहता है कि ये इन्फिनिटिव बनाने के काम आता है। तो एग्जाम्स में अगर आपको पूछा जाएगा तो वहां पे आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दी होगी, तो वहां पे आपको यही देखना पड़ेगा पहले कि कहीं ये इन्फिनिटिव का इस्तेमाल तो नहीं है, तो आपको जट से दिमाग में आ जाएगा हाँ, तो फिर यहां पे तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। तो जब आप वर्ब की बेस फॉर्म देखोगे लास्ट में, ठीक है, तो यहां पे जहां आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, तो वहां पे जब आप देखोगे कि आपको बेस फॉर्म दिख रही है, हाँ यहां पे तो फिर इन्फिनिटिव का ही इस्तेमाल होगा, तो आपको टू उसमें लिख लेना है। तो ये था इन्फिनिटिव के बारे में, टू का इस्तेमाल कहां पे भी होता है, इन्फिनिटिव में भी होता है। उसके बाद मैंने नोट में यहां पे दिया है, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली नून नहीं है तो फिर टुवर्ड्स आता है, और अगर आपकी डायरेक्शन डेफिनेटली नून है तो फिर वहां पे आप लिख के आइएगा, तो फिर टू आता है, क्योंकि ये हमारा जो यहाँ पे डेली रहता है इस वाले एग्जाम्पल में भी, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये हम पहले ही जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ही। अगर नहीं हमें पता है कि यहां से यहां जाना है तो फिर उस समय हम इस्तेमाल करेंगे किसका, टुवर्ड्स का। तो यहां पे जो टू और टुवर्ड्स, ये और एक पेयर था जिनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं, यहां पे है ऑन टू। ऑन टू, ये ऑन टू जो है इसको कभी कभार इसको बोलते हैं ये डायनेमिक प्रपोजिशन है। तो डायनेमिक प्रपोजिशन का मतलब क्या है, आप देखें तो ये दो से बना है, ऑन प्लस टू, इसका मतलब ऑन टू। तो ऑन के तो बहुत सारे यूजेस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे क्या है, ऑन टू दो को मिला के, ठीक है, तो यहां पे जो टू इसको मोशन देगा, जैसे इनटू में आया था तो मोशन वहां पे भी दिया था, तो टू तो इसको मोशन देगा, ऑन क्या देगा, सरफेस देगा, तो सरफेस प्लस मोशन, तो सरफेस प्लस मोशन आएगा। लेकिन कैसे, ये हम कैसे जान लेंगे, इसमें सरफेस प्लस मोशन जब आएगा तो फिर आपको ऑन टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये सरफेस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम एक टेबल लेंगे, तो हम टेबल एक लेंगे, हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक कैट है, तो हम एक कैट को ले लेंगे, ये कैट क्या कर रहा है, हम लिखेंगे द कैट जंप्ड, तो इसने क्या किया, जंप्ड ऑन टू द सरफेस, ऑन टू द टेबल, तो ये इसने क्या करा, इस टेबल पे क्या जंप करा, तो क्या हुआ, यहां पे इसने लेवल चेंज भी किया। तो जब ये लेवल चेंज का कंसेप्ट हो, या एक तो ये सरफेस भी चेंज करेगा, इस सरफेस से आके इस सरफेस पे आ जाएगा, ये तो हुई एक बात, और जब इस सरफेस से आएगा तो उस समय ये मोशन में आएगा, तो वो तो टू इसको देगा, तो ऑन सरफेस देगा, तो इसको मोशन देगा, तो दोनों इसको मिला के देंगे, क्या, दोनों इसको मिला के देंगे हम फिर प्रीपोजिशन ऑन टू, तो यहां पे ऑन टू का फिर इस्तेमाल होगा। तो जब आपको कहीं पे मोशन भी हो, सरफेस भी चेंज हो, यानी लेवल चेंज हो, तो ये आप देखें यहां पे, अगर ये कैट इस समय तक यहां पे था, ये कैट हमारा था यहां पे, तो यहां पे ये टेबल है, तो ये एक सरफेस थी, ये एक लेवल थी, लेकिन ये टेबल की लेवल है जो इससे ऊंची है, तो ये इस लेवल से जाके इस लेवल तक पहुंच गया ये कैट, तो ये लेवल चेंज हुआ। जब ये लेवल चेंज होगा, तो ये वाला कंसेप्ट जब होगा, तो उस समय आप ऑन टू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो जो है बहुत ही लंबा हुआ, उसके लिए गाइस सॉरी।
तो आप से फिर मुलाकात होगी। थैंक्स एंड बाय।